स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग सुपर टेट में जो 30 नंबर में 10 नंबर का बाल विकास आना है ना, उससे रिलेटेड 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल विकास के संदर्भ में सिर्फ पदाभिमुख सिद्धांत यानी सफेलोकार्डल प्रिंसिपल की बात कर रहा है ना, ये क्या निर्देशित करता है? मतलब सफेलोकार्डल है, ये क्या बताता है कि सिर विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, या विकास रैखिक होता है। तो देखिए सफेलोकार्डल और एक दो हैं, एक केंद्र से बाहर की ओर है, ठीक, उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं और इसको सफेलोकार्डल बोलते हैं। तो जब सफेलोकार्डल लिखा रहे सिर्फ पदाभिमुख सिद्धांत, तो इसका मतलब हुआ कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, यानी ए विकल्प। बी विकल्प विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा देखिए, इसमें आप समझ, छोटे बच्चे को जब देखते होंगे तो आपको इसे समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले छोटा बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपने सर को रोकने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो अपना सर रोक पाता है, उसके बाद हाथ पैर पर नियंत्रण आता है ना। नवजात शिशु सबसे पहले क्या करता है, सिर संभालना सीखता है, उसके बाद तो उसके हाथ पैर पर नियंत्रण आता है। तो यही है वो सफेलोकार्डल ही है, ठीक। विकास सिर से पैर की ओर होता है। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर आपसे कह रहा है कि विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत यानी प्रॉक्सिमी डिस्टल जो है ना प्रिंसिपल क्या दर्शाता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास शरीर के केंद्र मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, विकास अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, विकास एक रुकने वाली प्रक्रिया है। तो देखो सफेलोकार्डल में क्या होगा, सिर से पैर की ओर होगा, और इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होगा, विकास केंद्र से बाहर की ओर यानी मध्य भाग से बाहर की ओर। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी विकल्प, यानी विकास जो है वो शरीर के केंद्र या मध्य भाग से बाहर की ओर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। अच्छा ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट में इस बार आया था, 2026 के यूपी टेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, प्रॉक्सिमोडिस्टल वाला, ठीक है। तो ये आपको सुपर टेट में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं? निरंतरता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत? तो देखिए क्या कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास आपस में जुड़े हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बच्चे का शारीरिक संतुलन, मानसिक संतुलन, संवेगात्मक संतुलन अच्छा होगा, वही का तो उसी का तो सामाजिक विकास सबसे अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए उसका संवेगात्मक विकास बहुत तेज है, बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन बच्चा कमजोर है, तो उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। मतलब ये है कि विकास के ये सिद्धांत परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक दूसरा चारों सही होंगे तभी उसका अच्छा विकास हो सकेगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। चलिए प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर आपसे कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अच्छा देखिए एक वृद्धि भी पूछा जाता है आपसे, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि निरंतर नहीं चलती, वृद्धि एक निश्चित अवस्था आने के बाद रुक जाती है। अच्छा वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास जो है ना ये मात्रात्मक के साथ साथ आपको गुणात्मक भी देखने को मिलता है। यानी विकास वृद्धि के साथ साथ मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, और वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो किससे संबंधित होगा, निरंतरता के सिद्धांत से, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। विकास जो भी चीज कभी न समाप्त होगी उसमें क्या आपको देखने को मिलेगी, निरंतरता। तो जाहिर सी बात है ये निरंतरता का सिद्धांत है।
बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व के गुण को प्रदर्शित करता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए वस्तु अस्थायित्व का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए गेंद है, आप गेंद छोटे बच्चे को दिए, ठीक, तो उसका मतलब गेंद फिर आप थोड़ी देर बाद ले ले तो आप देखेंगे कि बच्चा उस गेंद को ढूंढता है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु अगर सामने से हट भी जाए तभी बच्चे के माइंड में या दिमाग में उसका प्रतिबिंब बना रहता है, यानी उस वस्तु का गुण उसके दिमाग में होता है कि वो वस्तु ऐसी थी, तभी तो वो वस्तु को ढूंढता है। तो ये किसमें होगा? 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष के लगभग 1.5 साल का बच्चे, 1.5 साल के ऊपर के बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, 1.5 साल के ऊपर बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण देखने को मिलता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें? संवेदी गामक अवस्था, यानी ए विकल्प, सेंसरी मोटर स्टेज इसी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और देखें, जैसे देखें संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 6 से 11 वर्ष, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक, ये जो औपचारिक लिखा है ना, इसी को अमूर्त भी बोलते हैं, अमूर्त दे या औपचारिक दे, तो ये कब होती है? 11 से 18 वर्ष। तो चारों अवस्थाएं जीन पियाजे जी की ध्यान रखेंगे, क्योंकि जीन पियाजे आपके सिलेबस में साफ साफ इंक्लूड किए गए हैं। तो जीन पियाजे से तो क्वेश्चन आपको सुपरटेट का सिलेबस तो देखे होंगे ना, उसमें जीन पियाजे स्पष्ट लिखा है कि जीन पियाजे की अवस्थाएं, तो इसलिए जीन पियाजे को तो आपको ढंग से पढ़ना ही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर आपसे कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की चाहत रखता है? तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि जीन पियाजे जी ने कितनी अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे जी ने 3 अवस्थाएं बताई और 6 चरण है उन 3 अवस्थाओं की। ठीक, 3 अवस्था है और 6 चरण है। एक है पूर्व परंपरागत अवस्था, एक परंपरागत अवस्था और एक उत्तर परंपरागत अवस्था, और इन तीनों अवस्थाओं के 2-2 चरण है। तो कुल मिला के कितने चरण हुए? 6 चरण हुए। तो देखिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की जो है ना, ये पारंपरिक स्तर यानी बीच वाले में जाएगा। अच्छा अवस्था तो दूसरी होगी, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे ये अवस्था ना पूछ के चरण पूछता, तो चरण आपका कौन सा होता है? ये तीसरा चरण होता। अच्छा लड़का अच्छा लड़की ये तीसरे चरण में जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि आपसे अवस्था पूछा है, तो अवस्था तो ये तीनों दी हुई, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, तो ये पारंपरिक स्तर में जाएगी। किसमें जाएगी? पारंपरिक स्तर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर आपसे कह रहा है कि लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, इसी को जेडपीडी बोलते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जेडपीडी जो होता है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ठीक, ये क्या दर्शाता है आपसे पूछ रहा है कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर, बच्चे को रटने की क्षमता, बुद्धिलब्धि मापने का पैमाना या आनुवंशिकता का प्रभाव। तो देखिए जो ये जेडपीडी है, इसमें जिन मतलब वाइगोत्स्की जी ने ये बताया, वाइगोत्स्की जी का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, ये भी ध्यान रखेंगे कि वाइगोत्स्की जी का कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ध्यान इसमें आपको ये रखना है कि जेडपीडी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बच्चा है, कोई कार्य कर रहा है, तो स्वयं से उसने मान लीजिए इतना कार्य करा, अब यहाँ वो फंस रहा है, तो किसी का मतलब किसी की आवश्यकता है उसको, अब कोई अगर सहयोग दे देगा तो वो इसको पार कर लेगा। ठीक, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? जेडपीडी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जहां उसे किसी की आवश्यकता है और वह आवश्यकता पाके उस कार्य को कर ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलेंगे। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, यानी बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 आपसे कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पाढ़ या ढांचा, सफेलोकार्डिंग पूछ रहा है ना, सफेलोकार्डल शब्द का क्या अर्थ है? बच्चे को पुरस्कार देना, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, बच्चे को दंडित करना, पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। देखिए इसमें जो ये क्षेत्र हमने बताया आपको, ये क्या बताया था? ये जेडपीडी बताया था।
यानी समीपस्थ विकास का इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। लेकिन ये जो सहायता, अस्थायी सहायता है, उस क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी बोलेंगे। लेकिन जो सहायता है उसको क्या बोलेंगे, सफेलोकार्डल यानी अस्थायी सहायता बोलेंगे। तो वयस्कों द्वारा यानी अपने समवयस्कों द्वारा, समवयस्क या वयस्क कुछ भी दे सकता है, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता होती है। क्या होती है ये, वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ, 10 नंबर की तरफ। बाल विकास का सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या बताता है। आपसे कह रहा है कि बाल विकास का सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या बताता है। बच्चा पहले कठिन चीजें सीखता है, फिर आसान चीजें सीखता है। बच्चा पहले सामान्य अनुक्रिया करता है, फिर विशिष्ट क्रिया करता है। विकास हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, या भाषा का विकास गत्यात्मक विकास के पहले होता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें, इसमें विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। बच्चा पहले सामान्य अनुक्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रिया। जैसे देखिए, बच्चा सबसे पहले हाथ चलाएगा, फिर उंगली चलाएगा। ठीक, बच्चा सबसे पहले क्या है, अगर आप मान लीजिए बच्चे को लिखने के लिए दें, छोटे बच्चे को, तो सबसे पहले वो पूरे इस तरह पंजे से पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे ना तो उसको समझ में आएगा कि पेन इस उंगली से पकड़ा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये क्या होगा, पहले वो सामान्य अनुक्रिया करेगा। क्या करेगा, सामान्य अनुक्रिया, उसके बाद में विशिष्ट अनुक्रिया करेगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत क्या बताएगा, पहले सामान्य अनुक्रिया करेगा, फिर विशिष्ट क्रिया करेगा। बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर आपसे कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के अनुसार बच्चे व्यवहार कैसे सीखते हैं, पुरस्कार और दंड के माध्यम से, अंतर्दृष्टि द्वारा। अच्छा, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो ये कोहलवर जी का है। किसका है, कोहलर जी का। अच्छा, नैतिक विकास पूछा जाए तो वो कोहलवर्ग जी का है। नैतिक विकास कोहलवर्ग जी का, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत पूछे तो कोहलर का। ठीक, तो ये सब ध्यान रखेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा जी का है। तेरा दूसरे के व्यवहार का अवलोकन और अनुकरण करके उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से। क्योंकि देखिए, बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। बंडूरा जी का कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इन्होंने ये बताया कि बच्चे अपने मतलब बड़े या घर के या बाहर के व्यवहार के अवलोकन या अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। दूसरों के का व्यवहार जो है वो अनुकरण या अवलोकन के द्वारा सीखते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प। यानी दूसरों का व्यवहार, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करते हैं और अनुकरण करके उसको सीखते हैं। बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर आपसे कह रहा है थांडाइक के अधिगम के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो सबसे पहले ये जाने, थांडाइक जी ने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए। 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये इनके 3 मुख्य नियम है। बाकी 5 गौण नियम दिए हैं। तो देखिए, तत्परता का नियम मुख्य नियम में आएगा, अभ्यास का नियम मुख्य नियम में आएगा, प्रभाव का नियम मुख्य नियम में आएगा। लेकिन जो ये बहुगुण क्रिया का नियम दिया है ना, ये है तो थांडाइक जी का, लेकिन ये गौण नियम में आएगा। 5 गौण नियम भी दिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, थांडाइक जी ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो थांडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। किस पे किया था, बिल्ली पे। चूहे पर किसने प्रयोग किया है, स्किनर जी ने। चूहे और कबूतर पे प्रयोग किसने किया है, स्किनर जी ने। अच्छा, सुल्तान नाम के चिंपैंजी बंदर पे किसने प्रयोग किया है, कोहलर ने किया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। 13 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर आपसे कह रहा है कि अन्वेषण का सिद्धांत या खोज अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग की बात आपसे कर रहा ना, का प्रतिपादन किसने किया, बी.एफ. स्किनर ने, जेरोम ब्रूनर ने, इवान पावलोव ने, या तो लेविन ने। तो देखिए, ये जेरोम ब्रूनर का है। किसका है, जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। किस कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो इसके तहत इन्होंने खोज की थी, अन्वेषण का सिद्धांत इसी के तहत इन्होंने दिया है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका, बी विकल्प, यानी जेरोम ब्रूनर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अच्छा, 3 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बताई, क्रियात्मक, प्रतीकात्मक और चिंतात्मक। मतलब जेरोम ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई अन्वेषण की, 3। कौन कौन से, क्रियात्मक, प्रतीकात्मक और चिंतात्मक। तो ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 नंबर एरिक्सन है। एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, एरिक एरिक्सन के द्वारा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
के अनुसार किशोरावस्था का मुख्य संकट या द्वंद्व क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, पहचान बनाम भूमिका या भ्रम, परिश्रम बनाम हीनता। तो देखिए मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत किशोरावस्था में, तो किशोरावस्था में क्या होगा? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। क्या होगा? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक, यानी आइडेंटिटी बनाम रोल कंफ्यूजन। देखिए किशोरावस्था में होता क्या है, बच्चा स्वयं की पहचान बनाना चाहता है, ना कि अपने पिताजी के नाम से जानना चाहता है ना, वो सोचता है कि समाज में लोग उसे उसके नामों से जाने। तो ये क्या होता है? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष। ये भी ध्यान रखेंगे, किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 से 18 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की तरफ। 15 नंबर कह रहा है कि बाल विकास के संदर्भ में एकीकरण का सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? बच्चा विभिन्न अंगों को अलग अलग चलाना सीखता है। बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उसके भागों को एक एक साथ मिलकर चलाना यानी समन्वय सीखता है। विकास एक रैखिक मार्ग पर चलता है। विकास केवल पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो देखिए बच्चा जो है ना, आप देखे होंगे छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा सबसे पहले क्या है? हाथ हिलाता है, फिर धीरे धीरे यानी उंगलियों का कार्य वो बहुत बाद में सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। तो क्या है? एक समन्वय बैठा के ना, तो बच्चा पहले क्या है? पूरे अंग को फिर उसके भागों को एक एक साथ मिलाकर चलाना समन्वय सीखता है। देखिए सबसे पहले बच्चा क्या है? लेटना जानता है, फिर उसके बाद बैठना जानता है, फिर उसके बाद वो चारों पर मतलब 2 हाथ 2 पैर यूज करके चारों से चलता है। फिर एक समय आता है बच्चा जब 2 पैरों पे खड़ा होकर चलने लगता है। फिर एक समय आएगा कुछ देर बाद वो दौड़ने लगेगा कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो ये सब क्या है? समन्वय, तालमेल है ना। तो बच्चा पहले पूरे अंग को फिर उसके भागों को एक साथ मिलाकर चलना यह समन्वय सीखता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपसे कह रहा है बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में बच्चे के व्यवहार को ढालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना गया है? बीएफ स्किनर जी का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है ना, अच्छा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थानडाइक का। ये सब ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थानडाइक जी का। और मान लीजिए आपसे पूछ रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसका है? तो ये स्किनर जी का। पुनर्बलन का सिद्धांत पूछ रहा है, पूछ लीजिए मान लीजिए तो पावलोव का। ये सब ध्यान रखेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर का। ठीक, तो आपसे यही पूछ रहा है ना, तो बीएफ स्किनर ने किस पे दिया है? इन्होंने पुनर्बलन पे बल दिया है। किस पे बल दिया है? पुनर्बलन पे। इन्होंने पुनर्बलन का मतलब जैसे प्रशंसा हुआ, पुरस्कार हुआ, लेकिन सकारात्मक पुनर्बलन की बात की, न कि नकारात्मक। आप दंड की बात नहीं कर सकते। बच्चे को आप मान लीजिए दिए कि कल आपको 4 तख्ता टेबल याद करके या पहाड़ा याद करके आना है, बच्चा मान लीजिए नहीं याद करके आया, तो आप उसको दंड नहीं देंगे। हाँ, याद करके आया है तो आप उसको टॉफी देंगे, पुरस्कार देंगे, प्रशंसा करेंगे। यानी सकारात्मक पुनर्बलन की बात की है। नकारात्मक पुनर्बलन से आप दूरी बना के रखेंगे। नकारात्मक पुनर्बलन की बात नहीं की गई है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी पुनर्बलन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा पलटावी गुण और संरक्षण के सिद्धांतों को समझ लेता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले जीन पियाजे जी की चारों अवस्थाओं को बताए थे। ठीक, तो देखिए संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष। कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 6 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक 6 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 18 वर्ष। तो पलटावी गुण आपसे पूछ रहा है ना कि पलटावी गुण। पलटावी गुण का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 + 3 5 होता है, लेकिन 3 और 2 ये भी 5 होगा ना, या 5 - 3 2 होगा। ये सब किसमें जाएंगे? पलटावी गुण में जाएंगे। जैसे 3 और 2 कितना होगा? 5। जाहिर सी बात है, पता है, लेकिन 2 और 3 5, या 5 में से 3 को माइनस किए तो कितना बचा? 2। इसी को पलटावी गुण बोलेंगे। तो ये संरक्षण का सिद्धांत बच्चे की किस अवस्था में आता है आपसे पूछा? तो ये मूर्त संक्रियात्मक, जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है ना, उसमें आता है, मूर्त संक्रियात्मक में। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण आपको देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक,
और उन्होंने अपना प्रयोग किस जीव पर किया? तो ये तो हम आपको बताते आ रहे हैं कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कोहलर का है। किस जीव पर किया? चिंपैंजी यानी बंदर पे। नाम क्या था उसका? सुल्तान। ये भी पूछा गया है कि उस चिंपैंजी या बंदर का क्या नाम था? तो सुल्तान नाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, थानडाइक ने बिल्ली पर किया। थानडाइक ने किस पे खोज किया? बिल्ली पर। ठीक। पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे और कबूतर दोनों पर। तो ध्यान रखेंगे। और कोहलर जी का चिंपैंजी है। कोहलर का विकास कौन सा है? अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत। ठीक। अच्छा, ये कोहल वर्ग है, उनसे कंफ्यूज नहीं होना, उनका नैतिक विकास का सिद्धांत है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। चलिए पढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल विकास के परिवर्तनीयता या वर्तुलाकार बनाम रैखिक प्रगति का सिद्धांत क्या कहलाता है? विकास एक सीधी रेखा में समान गति से आगे बढ़ता है। विकास रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है, यानी विकास आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर अपने आप को सुदृढ़ करता है। विकास की गति हमेशा स्थिर रहती है। विकास केवल बाल्यावस्था तक होता है। तो सबसे पहले ये जाने, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, बच्चा गर्भ में आने से ही आता है, तब से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है और मरने यही मर नहीं जाता तब तक उसका विकास होता रहता है। तो विकास निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, विकल्प इसमें कौन सा हो जाएगा? परिवर्तनीय या वर्तुलाकार बनाम दिया है, तो विकास रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? रैखिक न होकर वर्तुलाकार होता है। और विकास आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर अपने आप को सुदृढ़ करता रहता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज है, आप सीधा सीधा पढ़ाई से इसको जोड़ के देखें। जैसे मान लीजिए आपको कक्षा 2 में सीखना था 5 तक के पहाड़े को, आपको कक्षा 2 में सीखना था। सारे बच्चे सीख लिए, आप नहीं सीख पाए। मान लीजिए 4 का पहाड़ा आप नहीं सीख पाए, तो आप कक्षा 3 में पहुंच गए, तो पीछे जाके थोड़ा सीखेंगे। नहीं, पीछे का उस कक्षा 3 में कक्षा 5 का पहाड़ा याद कर लिए, तो क्या है? वो पीछे को अपने आप को, जो आपको कक्षा 2 में सीखना था, वो आप कक्षा 3 में सीखे, तो क्या हुआ? पीछे मुड़कर अपने आप को सुदृढ़ करता है। ये विकास का क्या है? परिभाषा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 20 नंबर आपसे कह रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहा है ना, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा और करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन थे? जॉन डीवी, जेबी वाटसन, सिगमंड फ्रायड या स्टिनले हॉल? तो स्टिनले हॉल जी किशोरावस्था संबंधित है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से हैं। जेबी वाटसन व्यवहारवाद के हैं। जॉन डीवी जो है ये प्रगतिशील शिक्षा और करके सीखना यानी ये लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, प्रयोगशाला की स्थापना जॉन डीवी की ही देन है। किसकी देन है? जॉन डीवी की। तो प्रगतिशील शिक्षा के मुख्य समर्थक में कौन है? जॉन डीवी। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण किन 3 तत्वों से होता है? बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, इदम, अहम, पराहम, चेतना, अचेतना, उपचेतना, आनुवांशिकता, पर्यावरण या सामाजिकता। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड जी ने। किसने दिया? सिगमंड फ्रायड जी ने। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, इदम, अहम, पराहम। क्या बताई है? इदम, अहम, पराहम। इदम मतलब हुआ अचेतन मन, जो तुरंत मन को सुख कहता है, जो जैसे मान लीजिए सोचे वो तुरंत हो जाए, ये क्या है? इदम। इसको ईड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईड। ठीक, सारी दमित इच्छाएं इसी में आती। अहम, अहम क्या है? अहम ईगो, जैसे चेतन मन, जो वास्तविकता के नियम पे काम करे, जिसे जो वास्तविकता है उस पे काम करे, इसको क्या बोलेंगे? ईगो बोलेंगे। अच्छा, सुपर ईगो यानी परा अहम क्या है? परा अहम में वो नैतिकता की बात करता है। ठीक, आदर्श की बात करेगा, नैतिकता की बात करेगा, तो ये किसमें जाएगा? परा अहम। जैसे चोरी करना गलत है, चोरी करना किसमें जाएगा? इदम में। चोरी करना गलत है, अहम में जाएगा। और चोरी करना पाप है, ये एक आदर्श की बात कर रहा है ना, नैतिकता बात कर रहा है, तो ये परा अहम में जाएंगे। इसी से आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड है, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, इदम, अहम और परा अहम, यानी ईड, ईगो और सुपर ईगो। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि विकास आनुवांशिकता और वातावरण यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। यह प्रसिद्ध विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? वुडवर्थ का, गैरिसन का, मार्टेसरी, मारिया मार्टेसरी का या हरलाक का? तो ये व्यवहारवादी वुडवर्थ का कथन है। किसका कथन है? व्यवहारवादी वुडवर्थ का कथन है। ध्यान रखेंगे
कि ये अनुवांशिकता यानी मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर किसी के मतलब कोई जीन पाया बहुत मतलब उसका आईक्यू लेवल उसके घर वालों का बहुत तेज है तो उसकी जीन में नहीं लगा उसको भी तेज होगा। लेकिन अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल वही रहेगा, हो सकता है कम हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि अब विकास जो है ना वो अनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करेगा। तो ये किसका विचार है? उर्वरथ जी का। बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने, अब्राहम मैस्लो ने, गिलफोर्ड ने या गैने ने? ये गने जो लिखा है गलत लिखा है, गैने होना चाहिए। तो देखिए मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। ठीक है, इन्होंने 5 स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर। सुरक्षा, ठीक, क्या बताया? शारीरिक आवश्यकता एक बताई, दूसरा सुरक्षा बताया, तीसरा प्रेम बताया, चौथा सम्मान बताया और पांचवा आत्म सिद्धि बताई। तो दो आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब्राहम मैस्लो से अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि अब्राहम मैस्लो का कौन सा सिद्धांत है? मानवतावादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मानवतावादी सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? या आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। अच्छा, कितने चरण दिए? 5। तो 5 में से पहला और अंतिम यही दो आपसे पूछा जाएगा। तो पहला क्या है? शारीरिक अवस्थाएं, और अंतिम क्या है? अंतिम है आत्म सिद्धि। तो ये दोनों जरूर ध्यान रखेंगे। वैसे याद आपको पांचों रखना है, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। पहली शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा सुरक्षा, तीसरा प्रेम, चौथा सम्मान और पांचवा आत्म सिद्धि। बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या निर्दिष्ट करता है? कि प्रत्येक बच्चे का विकास बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित पैटर्न पर होता है। एक ही जाति जैसे मानव जाति के सभी बालकों के विकास का एक निश्चित और समान क्रम होता है। पशुओं और मनुष्यों का विकास क्रम एक जैसा होता है। विकास केवल पर्यावरण की समानता पर निर्भर करता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? जैसे एक ही जात जैसे मानव जाति के सभी बालकों का विकास एक निश्चित और समान क्रम में होता है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। जैसे देखें जानवर, आप पशु देखे हैं ना, पशु 4 पैरों पे चलते हैं लेकिन मनुष्य 2 पैरों पे चलते हैं। सारे मनुष्य 2 पैरों पे चलते हैं। तो मतलब एक समान ये आपको देखने को मिल सकता है कि कोई बच्चा थोड़ा जल्दी चलना शुरू कर दिया, कोई थोड़ा देर में चलना शुरू किया, लेकिन चल सब रहे हैं ना। तो मतलब ये है कि विकास एक समान प्रतिमान के रूप में आपको दिखाई देगा। टाइम पीरियड अलग हो सकता है, लगभग आप एक आदर्श टाइम पीरियड सबका दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो है सिद्धांत वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर आपसे कह रहा है कि बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान एक प्राथमिक शिक्षक के लिए क्यों अनिवार्य है? इसमें शिक्षक को बच्चों को अनुशासित रखने में मदद मिलती है, या शिक्षकों को बच्चों के विभिन्न अधिगम शैलियों और विकासात्मक आवश्यकताओं को समझकर प्रभावी शिक्षण करने में मदद करता है। इससे शिक्षक को बच्चों को गृह कार्य जांच करने में आसानी होती है, या स्कूल के मेरिट को बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? यह शिक्षक को बच्चों की विभिन्न अधिगम शैलियों और विकासात्मक आवश्यकताओं को समझकर प्रभावी शिक्षण करने में मदद करता है। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। देखिए इस बार यूपी टेट का पेपर आप लोग दिए हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार यूपी टेट के पेपर में फैक्ट पे ज्यादा बल नहीं दिया गया, आपसे पेडागोजी टाइप क्वेश्चन यानी आपकी समझ को परखा गया है कि आप क्लास में कैसे सोचते हैं या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमने उसी तरीके से क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको रोज डेली मिलेंगे, इससे मतलब 3 है ना, 30 नंबर का है ना, 10 नंबर का बाल विकास है, 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा वो 10 नंबर का जीवन कौशल मिलेगा, 10 नंबर का शिक्षण कौशल मिलेगा। तो इन 30 नंबरों की जिम्मेदारी मेरी है। यदि आप रेगुलर क्लास में बने रहते हैं तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जिन्होंने मेरी यूपी टेट में क्लास की है उन्होंने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन उसमें से मिले हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन तो किसी नहीं मिल सकता, लेकिन आपको टॉपिक या जो बताया जा रहा है क्लास में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।